स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में F.W. टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स क्या क्या टेलर ने दिया था। देखिए स्टूडेंट, हम इसका एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको, उन्होंने क्या क्या दिया था उसके बारे में बता देते हैं हमें। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने ये दिया था साइंटिफिक टेक्निक में कि सबसे पहले क्या दिया था, एक फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया था, स्टैंडर्डाइजेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, उसके बाद वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम और मेंटल रिवोल्यूशन, इसके बारे में बताया था। वर्क स्टडी में क्या क्या था आपका, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और एक मोशन स्टडी। ये एक चार्ट ये एक है जो टेलर ने टेक्निक्स बताई थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कि वर्क को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। उन्होंने एक पहले मैनेजमेंट बताया था क्या क्या होना चाहिए था, लेकिन एक टेक्निक क्या होता है, किस टेक्निक के तरीके से काम करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप है ना। तो पहला क्या हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है कि इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीज़न ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के को जो वर्क होता है, जो उसका वर्क है डिवीज़न कर डिपार्टमेंट बनाना, उसको 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो पहला क्या उन्होंने किया था, प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा क्या कहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो टेलर ने ये कहा था कि 2 डिपार्टमेंट बनाइए, फैक्ट्री में 2 डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्होंने टेलर ने ये कहा था कि वर्कर जो होंगे उनको हमेशा क्या कहे, फ्री रखा जाए। कहाँ से, बर्डन ऑफ प्लानिंग से, मतलब प्लानिंग का बंदा कोई और करेगा और प्रोडक्शन का काम कोई और वर्कर्स करेंगे। ठीक है, तो वर्कर्स को प्लानिंग डिपार्टमेंट से क्या क्या हटा दिया, उनका काम प्लानिंग करना नहीं है, प्लानिंग तो दूसरे लोग करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्शन कौन करेगा, वर्कर्स करेंगे। तो यही कह रहे, वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ये मेन उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने क्या कहा था, टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। टेलर ने क्या कहा था कि अगर आप स्पेशलाइजेशन होता है प्रोडक्टिविटी में, टेलर सजेस्ट अंडर ईच डिपार्टमेंट मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए। अब इसका एक चार्ट हम दिखाते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, देखिए फंक्शनल फोरमैन का चार्ट है। देखिए इन्होंने इसमें क्या कहा था, देखिए फैक्ट्री को उन्होंने क्या किया, 2 डिपार्टमेंट बांटा, एक हमारा क्या है प्लानिंग इंचार्ज बनाया और एक क्या बनाया, प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो वर्कर्स को प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट रखा जाए ओवरऑल। ठीक है, और प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग बनाया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि ईच डिपार्टमेंट में सबके क्या होंगे, एक सबके खुद के स्पेशलाइजेशंस होंगे। ठीक है, सबके फोरमैन होंगे, सबके फोरमैन होंगे, 8 फोरमैन्स को उन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है, और हर फोरमैन के अंडर तमाम वर्कर्स होंगे, क्योंकि एक फोरमैन ठीक है सब क्वालिटी ऑफ वर्क को काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि प्लानिंग में क्या रख दिया उन्होंने, रूट क्लर रखा फोरमैन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर रखा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर रखा और डिसिप्लिनियन रखा। उसी तरह प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या रखा, गैंग बॉस रखा, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ठीक है, तो जो भी हैं इतने सब लोग हैं, सब जो हैं क्या हैंडल करेंगे, वर्कर्स को ही चेक करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट डिवाइड किया, जो ईच डिपार्टमेंट में क्या किया, 4 एक्सपर्ट रखा, और हर एक्सपर्ट के अंदर तमाम वर्कर्स रहेंगे। मतलब कि रूट क्लर्क के अंदर पता नहीं, मतलब बहुत से वर्कर्स हो जाएंगे। जैसे हमारी फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स हैं। ठीक है, तो मान ली इसमें कम से 20 वर्कर इनके, 20 वर्कर इनके, 40 वर्कर इनके, 40 वर्कर इनके, फिर सर इनके वर्कर्स, इनके वर्कर्स, इनके वर्कर्स, इनके वर्कर्स। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग बनाया और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग बनाया। देखिए इन्होंने कहा कि
To develop specialized in productivity, Taylor suggests under each department there must be some functional expert. Each department क्यों होना चाहिए? Functional expert होना चाहिए. To supervise, guide and instruct the worker as one foreman cannot be expert in every aspect of work. So Taylor stressed on minimum 8 specialized और फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर टू वर्कर. वही जो मैंने बताया 8 लोग को रख दिया. 2 डिपार्टमेंट बनाया, एक बना हमारा एक प्लानिंग बनाया और एक क्या बनाया? प्रोडक्शन बनाया. इसके अंदर 4 रख दिया, इसके अंदर 4 रख दिया. और चारों एक्सपर्ट हैं, इसे 4 एक्सपर्ट हैं. हर एक्सपर्ट के अंदर तमाम वर्कर्स रहेंगे जो वर्कर्स को क्या करेंगे? गाइड करेंगे. ठीक है, ये इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया. अब उन्होंने क्या कहा कि द 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड टेलर. क्या कर दिया उन्होंने? अंडर प्लान डिपार्टमेंट क्या दिया? पहला रूट क्लर्क. हमने बताया था रूट क्लर्क के बारे में ना. ये देखिए इसमें दिया है, देखिए इसमें क्या है? रूट क्लर्क. अब इसके देखिए क्या दिया है? रूट क्लर्क. ठीक है ना. इसी सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे. रूट क्लर्क प्लानिंग में डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क क्या वर्क था इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए रूट क्लर्क, दिस फोरमैनशिप रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. मतलब ये फोरमैनशिप क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल होगा कि आप काम को तय कीजिए कौन सा मैनुअल जॉब है, कौन सा मैकेनिकल काम है, जो काम को जल्दी से किया जा सके. ठीक है. दूसरा क्या था? इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क. इसका मेन काम क्या है? दिस फोरमैनशिप रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन देता था. क्या देता था? जनरल, नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन स्पेसिफाइड मैनर में. टाइम और कॉस्ट क्लर्क क्या काम था? दिस फोरमैन रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब. ये चेक करता था कि आप कब वर्कर कब टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए और कब ख़त्म कर रहे थे. ये एक बंदा नोट करता था सब तमाम. ये एक्सपर्ट होता था. ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट ऑफ एवरी जॉब. जबकि हर जॉब मतलब एक वर्कर कितना जॉब कर रहा है, कितना उसकी कॉस्टिंग लग रही है. ठीक है, ये पूरा मेजरमेंट करता था, चेक करता था टाइम कॉस्ट क्लर्क. ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब. ये था. नेक्स्ट हमारा क्या था? डिसिप्लिनियन. डिसिप्लिनियन क्या है? मतलब कह रहा है कि दिस फोरमैनशिप रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक. मतलब कोई जॉब क्या करना, ऑर्डर फॉर्म में करना, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे में. ये था. फोरमैनशिप अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट क्या था? जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसमें क्या कहता? पहला क्या हमारा? गैंग बॉस. गैंग बॉस का क्या काम था? ही अरेंज ऑल द मशीन टूल्स. इनका मेन मकसद क्या था? मशीन टूल्स को मेंटेन करना, अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब सो डैट देयर इज़ नो डिले. मतलब गैंग बॉस काम था कि कोई भी जो फैक्ट्री अंडर मशीन्स हैं, टूल्स, इक्विपमेंट है, वो सब सही होना चाहिए ताकि कोई भी काम क्या डिले ना हो, जल्दी काम हो जाए, है ना. ये काम था. स्पीड बॉस का क्या काम था? दिस फोरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब. ये देखता था कि जल्दी काम हो जाए, कि टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये आपका प्रोडक्शन में. देखिए वो प्लानिंग में था, कन्फ्यूज मत होइएगा. ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं? स्पीड बॉस के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट क्या? रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस क्या करता था? दिस बॉस इंश्योर डैट मशीन एंड टूल्स केप्ट इन वर्किंग कंडीशन. ये चेक करता था कि जितनी मशीन्स हैं, टूल्स है, इक्विपमेंट सब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं. अगर वो नहीं होगा रिपेयर बॉस तो क्या वर्क में डिले होगा. वर्कर कहेंगे देखिए ये काम, ये मशीन नहीं, वो मशीन नहीं है. तो ये हमेशा क्या करता? चेक करता था. लास्ट हमारे का इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर क्या करता था? दिस बॉय केप्ट अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल आउटपुट. मतलब जो प्रोडक्ट निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है, उसकी क्या करता था? क्वालिटी चेक करता था. तो यही था टेलर का मेन फंक्शनल फोरमैनशिप था. टेलर एम्फेसिस दैट when every foreman instruct and orders the worker efficiency will improve. अब इन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से अगर हम इम्फेसिस करेंगे, फोकस करेंगे, फोरमैन जो रहेगा वो प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्ट करेगा, ऑर्डर देगा, तो वर्कर की इफ़िशियंसी क्या होगी? अच्छे तरीके से काम करेगी, क्योंकि अच्छी होगी. ठीक है. तो यही इन्होंने क्या दिया था? फंक्शनल फोरमैनशिप का
कॉन्सेप्ट दिया था। अब उनके बाद दूसरा क्या दिया था उन्होंने, दूसरा हमारा एक कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। इसमें क्या क्या था कि वर्क, इन्होंने ये कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, कि जो बिजनेस का ऑपरेशन चल रहा है, जो वर्क अंदर फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, वो बहुत ही उसको मेंटेन, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज़ पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज़ मेंटेन राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स, मतलब टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन, मतलब ये कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड अगर आउटपुट बनाना है, स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब जो प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है फैक्ट्री से, कोई भी जो प्रोडक्ट, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले लीजिए, वॉशिंग मशीन ले ली, फिर कुछ भी ले रहा है, एग्जाम्पल तौर पर समझ लीजिए, तो उसका तभी वो अच्छा बन कर निकलेगा जब आपके पास क्या होगा, एक अच्छे तरीके का टूल्स होगा, अच्छा इक्विपमेंट होगा, मशीन्स होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होगी आपकी, मेंटेन होगी। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली द क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, बट क्या करता है, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड फॉर साइज, प्रोडक्ट की साइज़ क्या है, उसके क्या टाइप हैं, उसका वेट्स कितना निकल के आ रहा है, ठीक है, मीज़र क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड, कह रहा है कि कोई भी टेलर ने ये कहा था कि जो हमारा प्रोडक्शन का जो मेथड है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, वो कैसा सेलेक्ट, मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। टू सेटअप स्टैंडर्ड द मैनेजर मस्ट मेक यूज़ ऑफ वर्क स्टडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्क स्टडी होनी चाहिए। वर्क स्टडी हमने बताया था ना, वर्क स्टडी में जैसे मान लीजिए क्या है, वर्क स्टडी में देखिए क्या दिया है कि फटीग स्टडी मतलब थकान वर्कर को नहीं होना चाहिए, मेथड से, कौन मेथड से काम कर रहे हैं, टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए, और मोशन मतलब वर्कर का अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका डिटेल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वो स्टैंडर्ड वर्क स्टडी भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। वर्क स्टडी टेक्निक विच इंक्लूड टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी, इवन मॉडर्न टेक्निक्स सच एज कैजन सिक्स सिग्मा जो था, वो एक थ्योरी थी, इसमें यह कहा था कि वर्कर जो है बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करें, उसका मिसयूज़ नहीं करें, कम कितना कोई वर्क कितने टाइम पर हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें लॉस ना हो, ये तमाम चीज़ें फोकस दिया था, ठीक है। कंपनीज लाइक नोकिया, एप्पल, नाइक, वीडियोकॉन एक्सेट्रा आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इस तरह का टेक्निक यूज़ करती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या स्टैंडर्डाइजेशन के हैं, जो स्टैंडर्डाइजेशन फैक्ट्री मेंटेन करेंगे, तो टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फाइंड टाइप, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, अच्छे तरीके प्रोडक्ट बनेगा। अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स, अच्छे तरीके से होगा। आउटपुट एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस, अच्छे तरीके जो अदर डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो ब्रांचेस जो हैं, वो जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, अच्छे तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड आउटपुट एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस, तो अलग डिपार्टमेंट जो निकल के आ रहे हैं प्रोडक्ट, वो भी क्या अच्छे तरीके से मेंटेन होगा। कब कैसे होगा, जब आप अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करेंगे। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होगी। टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन, तो इससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस क्या होगा, मशीन के साथ जो आदमी काम कर रहा है वर्कर्स, वो अच्छा होगा। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या देखिए, वर्कर ने ये कहा था, टेलर ने वर्कर से ये कहा था कि एज मोर वेराइटी मीन्स मोर इन्वेंट्री, मोर टाइप ऑफ मशीन्स, मोर लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा, बाय सिंप्लीफाइंग टास्क देयर कैन बी इकोनॉमी इन यूज ऑफ मशीन, लेबर, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। इन्होंने ये कहा था कि सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, कि मतलब सिंप्लीफिकेशन मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हम कोई 5 प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, हम मान लीजिए कॉस्मेटिक बना रहे हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक हो गया, फ्रिज बना रहे हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, समझिए, और मान लीजिए हम शू बना रहे हैं। तो ये इन्होंने ये कहा कि अगर आप चारों प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर जो ज़्यादा बिकता उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अननेसेसरी मत बनाइए। अगर ये नहीं बनता है
तो आप इसको मत बनाइए। एग्जाम्पल में और समझाते हैं और इजी वे में। जैसे मान लीजिए कोई आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम ABC लिमिटेड कंपनी कोई आइसक्रीम है, ठीक है, EC लिमिटेड कंपनी कोई एक आइसक्रीम बनाती है, ठीक है, उसके 5 फ्लेवर हैं, ठीक है। तो जो कस्टमर है पता चला कि 2 फ्लेवर बहुत पसंद करता है, 3 फ्लेवर, 2 फ्लेवर को नहीं पसंद करता है। तो वही कह रहा है, टेलर कह रहा है कि 5 आइसक्रीम बना रहा है और ये क्या कर रहा है कि ये 3 फ्लेवर को क्या कर रहा है पसंद करता है कस्टमर, 2 फ्लेवर को आइसक्रीम को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वर्कर्स को या जो फैक्ट्री में जो काम हो रहा है वो ज़्यादा 3 पर ही फोकस करे। अगर नेसेसरी अगर कस्टमर पसंद नहीं करे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उसको एलिमिनेट कर दे, उसको ना बनाए, उस पर कॉस्टिंग खर्चा ना करें। यही है सिंप्लीफिकेशन। इसमें लिखा है कि सिंप्लीफिकेशन इम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अगर बहुत सारी वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी प्रोडक्ट बन रहा है, साइज़ एंड उसकी जो टाइप्स हैं उसमें अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसको क्या करें, उसको एलिमिनेट कर दें। ये उन्होंने क्या दिया था, सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो ये ना ये कहा था कि एग्जांपल दिया है कि ए पेपर मैन्युफैक्चरिंग USA रिड्यूस्ड इन वैरायटी फ्रॉम 2000 टू 200 कर दिए, विच ब्रॉड पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द कंपनी। 2000 की वैरायटी करता था, अब वो क्या करे 200 कर दिया। तो क्या ज़रूरत है कि 1800 उन्होंने क्या कर दिया, 1800 को रिड्यूस कर दिया। ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या होता है। टेलर ने ये कहा था कि वर्क स्टडी क्या होना चाहिए, इट इंश्योर प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्ट्री इंक्लूड फटीग स्टडी। फटीग स्टडी ये कहा था कि जो भी वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल देना चाहिए, जिससे क्या होगा, वर्कर क्या होगा, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर आप लोग स्कूल आते हैं तो आप लोग का 7 पीरियड होती है, कहीं 8 पीरियड होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि 4 पीरियड बाद ब्रेक लेते हो, रेसेस करते हो, कि आप लंच करते हो ताकि उसको फ्रेशन अप हो जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ, फिर दोबारा स्टडी कर सको। तो एक साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। उसी तरह फैक्ट्री इंडस्ट्री में क्या होता है कि वर्कर्स को क्या करना चाहिए, एक थोड़ी देर बाद रेस्ट और इंटरवल देना चाहिए ताकि वर्कर दोबारा क्या कर सके, उनकी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये पूरा इसी में डिटेल लिखा है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी टेलर ने कहा था कि द मेथड स्टडी टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, कि इस तरीके से काम करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन को हम ज़्यादा कर सकें और मैक्सिमम रिसोर्स यूज़ करके मिनिमम कॉस्टिंग में काम कर सकें। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट एट मिनिमम करना और मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज द ऑर्गेनाइजेशन, यही था। टेलर सजेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड रूल ऑफ थंब से नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी ट्राइड ऑर्गेनाइजेशन एंड वन विच ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट, मिनिमम कॉस्ट मस्ट बी इंक्लूड सेलेक्टेड, मिनिमम कॉस्ट भी सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है, इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में उन्होंने क्या कहा, टेलर ने कहा कि द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी आर, स्टैंडर्ड टाइम बनाना चाहिए, कितना वर्क हो रहा है, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स का, वर्क कितने दिन काम करना चाहिए, ठीक है, कितने वर्कर्स होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड है एक काम करने के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 वर्कर का काम है तो आप 20 वर्कर लगा दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उसको क्या करना है, कैटेगराइज करना चाहिए वर्कर्स की कि कौन इफ़िशिएंट वर्कर है, कौन इनएफिशिएंट वर्कर है। ये टाइम स्टडी दिया था इसमें, जो आपका किसमें वर्क स्टडी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में टेलर ने क्या कहा था कि जो वर्कर्स का अननेसेसरी मूवमेंट वो रुकना चाहिए, टू डिटरमाइन इन मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्म जॉब। जो वर्कर जो मूव कर रहे हैं एक जॉब दूसरे जॉब में, ठीक है, जैसे एक जॉब कर रहे हैं वहाँ पर तो कुछ मशीन लेने वो वहाँ चले जा रहे हैं, तो मतलब टूल्स मशीनरी सब एक जगह होना चाहिए ताकि वर्कर्स का मूवमेंट कम हो सके। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव मूवमेंट, तो मोशन स्टडी में क्या होता है, कौन सा प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है, कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है, ये देखना, ठीक है। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, कि अगर अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट को कट करना चाहिए, ठीक है।
ताकि और क्या करें, डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट टूल्स मशीन को अच्छा बनाना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम कर सके। ये टेलर ने कहा था मोशन स्टडी को पर ज़्यादा फोकस किया था। सिर्फ क्या उन्होंने क्या कहा था, छठवां उन्होंने ये दिया था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये कहा था वर्कर्स से साइंटिफिक टेक्निक ये दिया था उन्होंने कि द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंट पीस रेट सिस्टम एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर इफिशिएंट एम्प्लॉय। मतलब जो इफिशिएंट वर्कर हो और जो इनएफिशिएंट हो उसको हिसाब से उसको क्या देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। पेइंग डिफरेंट रेट वेज टू इफिशिएंट एंड इफिशिएंट एम्प्लॉयज, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉय एंड विल मोटिवेट देम टू रिमेन इफिशिएंट। कहने मतलब ये कहा था कि अगर जो इफिशिएंट वर्कर है उसको एक्स्ट्रा वेज देंगे तो जो इनएफिशिएंट वर्कर वो भी क्या उसको देख के मोटिवेट होगा, वो भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन द कैटेगरी ऑफ इफिशिएंट एम्प्लॉय। तो ये उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। When payment given according to number of unit produced, automatically the production will be maximized। ये कहा था कि अगर हम 1000 यूनिट को, मतलब यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या कहा कि देखिए इसमें क्या लिखा है कि अगर इफ़ स्टैंडर्ड टारगेट 10 यूनिट पर डे करना है और 50 रुपया पर यूनिट है तो एक वर्कर क्या करेगा, उसको कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। तो स्टैंडर्ड इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट हो जाएगा। यही कह रहा है कि द वर्कर हु इज़ प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट कर रहा है, अगर 12 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको कितना देना चाहिए, हम 60 रुपये देंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो जो अदर वर्कर, जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं वो भी देख के क्या करेंगे, इसको मोटिवेट होकर क्या करें, और प्रोडक्शन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पीस डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से क्या हो जाएगा, वर्कर की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। लास्ट इसका टॉपिक है इसका मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन हमने बताया था स्टूडेंट्स कि जो एटीट्यूड बिहेवियर चेंज करना चाहिए, जो आपने हार्मोन डिस्कॉर्ड में पढ़ा था मैंने। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन क्या, चेंज द मेंटल एटीट्यूड वर्कर्स और मैनेजमेंट एटीट्यूड चेंज। क्या होना चाहिए, वर्कर्स और मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि वर्कर ये सोचें कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ वर्कर से काम कराता है और वर्कर ने सोचे कि मैनेजमेंट हमारे बर्डन डालता है। ठीक है, तो दोनों में चेंज होना चाहिए। एक दूसरे से क्या होता है, म्यूचुअल एक्सपेक्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि वो काम कर सकें। ठीक है, रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियन प्रियोराइज नहीं होना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे फेवर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वर्कर को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट सिर्फ हमें वो क्या करता है, सिर्फ हमें प्रेशर देता है काम करने के लिए, और मैनेजमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्कर सिर्फ क्या है, सिर्फ काम करने के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो दोनों वर्कर और मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, एक मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, तो चेंजेस होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक ये था। ठीक है, ला का थोड़ा सा रह गया, वो मैं बता दूंगा आपको। एडवांटेज क्या क्या है वो पढ़ लीजिएगा आप लोग उस बुक में से। ठीक है, कि एडवांटेज और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या है। ठीक है, इंप्रूव एफिशिएंसी होती है बिजनेस की। ठीक है, इस बुक में तमाम दिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट।